बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है और मैं CMA के प्लेटफॉर्म से आपको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है जो उसका कोर्स आपको पढ़ाऊँगा। और जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि विजुअल बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसको हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं और जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है उसका कोड हम उस सॉफ्टवेयर में किस तरह रन कर सकते हैं। तो वो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो अभी हम देखेंगे कि हम उसमें अपना जो प्रोग्राम है वो किस तरह रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और सर्च बार में लिखते हैं विजुअल बेसिक। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये आइकन है जो वो आ जाएगा। तो आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्टैंडर्ड इस तरह से जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट है जो वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने स्टैंडर्ड एक्जी है जो इसे सिलेक्ट रखने देना है और यहाँ से ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म की विंडो है जो वो ओपन हो जाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये इस चीज़ को कहते हैं मेन्यू बार। और मेन्यू बार है जो इसमें जो हम क्यूरीज फॉर एग्जांपल हमने रन करनी है या कोई प्रोजेक्ट जो न्यू हमने क्रिएट करना है तो वो हमें यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्म में जो ये डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर यहाँ से हम इसकी बात करें मेन्यू बार टूल बार की, तो टूल बार में आप देख सकते हैं कि ये आइकन है जो हमें वो डिस्प्ले हो रही है। तो इन आइकन की मदद से की हेल्प से हम कोई भी क्वेरी है जो उसको रन कर सकते हैं इसमें। और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा है और इसमें है जो आइकन की फॉर्म में है। और इसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ आइकन है जो मज़ीद डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं टूल बॉक्स, जिसमें डिफरेंट हैं जो कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कोई भी फॉर्म है जो वो क्रिएट करते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग में कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हम जब बनाते हैं तो उसमें मेन चीज़ जो होती है वो फॉर्म की डिज़ाइनिंग होती है। तो यहाँ पर जो भी हम कंट्रोल्स यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी राइट साइड पे यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फॉर्म 1 ओपन है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें ये राइट साइड पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आपको फॉर्म 1 जो डिस्प्ले हो रहा है इस चीज़ को कहते हैं कैप्शन, ठीक है। और ये जो आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा है प्रोजेक्ट 1 या फॉर्म 1 और उसके इनसाइड में फॉर्म है, इस चीज़ को कहते हैं टाइटल बार। तो यहाँ से अगर हम फॉर्म 1 का कैप्शन है जो ये चेंज करें, फॉर एग्जांपल हम इसे यहाँ से स्काइप कर देते हैं। तो ये जैसे ही हमने यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज की तो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू यहाँ से चेंज की तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी है जो वो चेंज हो गई है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड है जो वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो हमें वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके बाद हमने कोई भी अगर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम इसे यहाँ से न्यू करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसे हम नो करते हैं और यहाँ से आपने स्टैंडर्ड एक्जी है जो इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो इस तरह आपके सामने जिस तरह पहले हमने ओपन किया इस तरह विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हमने जो भी कोई भी यहाँ से जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं तो वो कंट्रोल्स हमने यहाँ से यहाँ पर फॉर्म के लेआउट है जो इस पर हमने यूज़ करने हैं और इनको यूज़ करते हुए हमने कोई भी फॉर्म है जो वो जनरेट करना है। तो बेसिकली जो फॉर्म है इसमें मेन 3 कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल्स आप इन चीज़ों को कह सकते हैं कि ये डिफरेंट हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फॉर्म है जो कोई भी वो डिज़ाइन करते हैं।
इसमें मेन है जो 3 कंट्रोल्स हैं, एक है लेबल कंट्रोल, सेकंड वन है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, और थर्ड वन है जो कमांड बटन कंट्रोल है। लेबल टेक्स्ट है जो इसे हम नॉर्मली कोई भी फॉर्म पे हमने टेक्स्ट है जो ये डिस्प्ले करवाना हो तो इसके लिए हम लेबल का जो कंट्रोल है वो यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई इनपुट फील्ड है जो या इनपुट यूज़र से लेनी हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स है जो वो लेते हैं। इसके बाद कमांड बटन कंट्रोल आ जाता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब भी कोई हमने एक्शन है जो परफॉर्म करवाना हो तो इसके लिए हम कमांड बटन कंट्रोल है जो वो यूज़ करते हैं। जैसे ही बटन क्लिक होगा तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा और इस एक्शन के रिजल्ट में कुछ मेथड है जो वो कॉल होगा, या कुछ हमें एक्शन है जो परफॉर्म होगा तो कुछ हमें चेंजिंग है जो उसमें नज़र आएगी। तो यहाँ से हम एक प्रोग्राम, वो तो हमने यहाँ से ये फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हमने यहाँ से डिफरेंट जो कंट्रोल्स हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और ये कमांड बटन, यहाँ से हम कोई भी है जो कंट्रोल आपने उसे सिलेक्ट कर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपने इधर आ जाना है। तो यहाँ से आप जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरह का ये जो कर्सर है ये चेंज हो जाएगा। आपने इसे यहाँ से क्लिक करके तो आपने जो भी चीज़ यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वो यहाँ पे ड्रा हो जाएगी। सॉरी, ये मैक्सिमाइज हो गया तो अगेन हम ये प्रोसेस है जो इसे फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अगर कोई ड्रा करना है, लेबल है जो हमें वो यहाँ पर लेके आना है, तो यहाँ से हम इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसे है जो सॉरी इसे हम डिलीट करते हैं। पहले हमने लेबल है जो वो डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ से ये टेक्स्ट वाला है जो लेबल यानी कि ए साइन आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने इसे ड्रैग कर लेना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो इस लेबल का जो कंट्रोल है इसकी सारी प्रॉपर्टीज इस साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो लेबल 1 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर कोई अगर टेक्स्ट है जो वो लिखना है तो हम उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं और अगर आपने इसका साइज है जो विड्थ इंक्रीज करनी है तो आप जैसे ही आप इसमें माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको रेड साइज का आउटसाइड पे कुछ शेप डिस्प्ले होगी, तो आपने उसे पकड़ कर आगे की तरफ मूव कर देना है। लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे तो उसी हिसाब से उसकी विड्थ वगैरह जो वो चेंज होती जाएगी। तो इस पर अगर हम देखें तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पर लेबल 1 सेलेक्ट करें तो यहाँ से हमें लेबल 1 है जो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो वो शो हो रही होंगी। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली ये है कि उसको स्टाइल किस तरह करना है, उसका कलर कौन सा है, उसका फॉन्ट नेम कौन सा हमने रखना है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, या उसकी अलाइनमेंट हमने लेफ्ट करनी है राइट करनी है। तो ये डिफरेंट है जो एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस कंट्रोल की, जिसके थ्रू हम उस फॉर्म की फील्ड है जो जो कंट्रोल होगा उसको स्टाइल कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसका बैक कलर है जो लेबल 1 का वो चेंज करते हैं तो ये हमें यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगेन हम इसे हाईलाइट पे कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स यानी कि इनपुट फील्ड है जो वो लेते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं। इसी तरह इस कंट्रोल की भी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो इस साइड पे आ जाएंगी, ये आपको डिस्प्ले हो रही है इसकी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से अब हम मजीद एक कंट्रोल जो कमांड बटन है उसको भी ड्रैग कर लेते हैं, उससे यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हमने इस बटन की जो ये कैप्शन है कमांड 1, तो इसे हमने यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ से हम कैप्शन में जाएंगे, यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है और नीचे आना है कैप्शन में, तो यहाँ से आप इस कैप्शन को है जो वो चेंज कर सकते हैं। कैप्शन को फॉर एग्जांपल कमांड 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से हम लिख देते हैं क्लिक में, टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि कोई भी इवेंट है जो आकर हो या हम इस बटन को प्रेस करें तो इस पर है जो ये जो टेक्स्ट है, यहाँ से पहले हम ये टेक्स्ट है जो वो रिमूव कर देते हैं और जब इस बटन पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट है जो वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें जो वो अगेन बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं जो उनमें क्या डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज हैं जो या आप इसे कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स के। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो कंट्रोल्स हैं जो हम एक टूल बॉक्स में डिस्प्ले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो लेबल था या टेक्स्ट बॉक्स था या कमांड बटन था, तो ये हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जबकि मेथड है जो वो ये बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है जो वर्क किस तरह करेगा। ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको उनकी डिफरेंट है जो वैल्यूज होंगी। ठीक है। और जब भी कोई प्रॉपर्टी या किसी बटन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मेथड है जो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लेआउट को वो डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल उसका कलर हो गया, उसकी कैप्शन होगी या उसका फॉन्ट साइज ब्लैक कलर हो गया। तो इसके अलावा जो मेथड्स हैं ये बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स बिहेव किस तरह करेंगे और जब वो रन होंगे तो कौन सा एक्शन है जो वो परफॉर्म होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट इवेंट्स। An event can be defined as occurrence of something. An event occurs when the users click the mouse, press key, respond to a control, or select from a menu. यहाँ पर ऑब्जेक्ट इवेंट है जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब है जो अकर होता है। तो इवेंट उस टाइम है जो, या इवेंट उस चीज को कहते हैं किसी चीज के वाकया होना। या फॉर एग्जांपल यूजर ने क्लिक किया है, माउस क्लिक किया है, बटन पे क्लिक किया है या उस पर होवर किया है या कोई बटन वैसे प्रेस किया है, तो फॉर्म या कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया है या फॉर्म पे उसने एक्शन है जो वो परफॉर्म किया है, तो इस केस में वहां पर इवेंट है जो वो आकर होगा।
यहाँ पर बताया गया है कि इवेंट किस तरह है जो अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर है जो कोई भी बटन या कोई भी की है जो प्रेस करता है, या फिर कोई भी हम कोड में से टेक्स्ट की पोजीशन है जो उसको डिलीट करते हैं, या उसकी पोजीशन है वो चेंज करते हैं, ठीक है। या हम किसी भी एक्शन को स्टार्ट करते हैं या उसको एंड करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ होती है इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर में हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है जो अकर हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा। An event procedure is a piece of code that is executed when an event occurs. It is also known as event handler. फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट आकर हुआ है, तो जो कोड एग्जीक्यूट होगा उसे कहेंगे इवेंट प्रोसीजर, या फिर इस सारे प्रोसीजर को आप इवेंट हैंडलर कह सकते हैं। तो फॉर्म के जो डिफरेंट हमने देखी हैं, ये जो चीज़ थी इसे हम कैप्शन कहते हैं, और यहाँ पर जो ये फॉर्म और यहाँ पर जो होगा इसे कैप्शन, बाकी चीज़ें जो भी हमने देखी हैं। तो ऑब्जेक्ट्स है जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है। उनके उसका बॉर्डर हो सकता है, इसके बाद उसका टाइटल हो सकता है, और मेन्यू हो सकते हैं। ये जो मेन फॉर्म है हम उसकी अभी बात कर रहे हैं। या फिर हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या फिर मूव कर सकते हैं, या फिर एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक एग्जांपल जो कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। अब हमने सेम इसी तरह पे एक जो टेक्स्ट है वो भी डिस्प्ले करवा लिया, और जो टेक्स्ट बॉक्स जो लेबल है वो भी डिस्प्ले करवा लिया, टेक्स्ट बॉक्स है जो वो भी डिस्प्ले करवा लिया, और यहाँ से हमने एक बटन भी है जो वो फॉर्म पे डिस्प्ले करवा लिया। अब जो चीज़ें हमें फ्रंट पे इसका शो कर रही होती हैं, ये ग्राफिकल इंटरफेस है। अगर हम इस बटन पर क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे, तो ये आपको उसकी बैक एंड जो साइड है उस पर ले जाएगा। तो यहाँ से हमने ये करना है कि तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्राइवेट सब कमांड 1 और डैश क्लिक है जो ये लिखा हुआ है। तो प्राइवेट है जो इस चीज़ को डिनोट करता है कि ये विद इन फॉर्म है, जो ये जो फॉर्म जिसके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं, इसी फॉर्म में ये कोड है जो एग्जीक्यूट होगा। कि अगर किसी और फॉर्म में ये कोड हम लिखें तो उसमें ये कोड है जो वो रन नहीं होगा। इसके बाद ये सब सब है जो लिखा है, इसे बेसिकली सब लाइन है जो कहते हैं, जो कि कोई भी टास्क इसके अंदर जो कोड पीस होगा कोड का, वो स्पेसिफिक कोड है जो उसी को एग्जीक्यूट करेगी। इसके बाद आगे ये कमांड क्लिक है जो ये इवेंट है जो कि आकर होता है। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर जो इवेंट आकर होगा, तो इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट या इवेंट प्रोसीजर है जो वो कॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम इस मेथड है जो, या इसे आप कह सकते हैं कि क्लिक बटन पे जब डबल क्लिक करके आप उसके बैक उसके कोड में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पर टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो
हम ये चाहते हैं कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो इस तरह की जो चेक बॉक्स है इस तरह शो हो रहा है, तो उसमें कुछ है जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए। यानी कि हम इवेंट है जो वो आकर करवाना चाह रहे हैं, इवेंट कब आकर होगा, जब भी हम कोई बटन प्रेस करें। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट है जो ये टेक्स्ट वन है, ठीक है। ये ओवरऑल हम इसको देखें तो ये टेक्स्ट है, तो उसकी जो उसका जो इसको हमने एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से आप इसे ऐड करेंगे तो आपके सामने ये जो इसका इंटरफेस है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम यहाँ से जो टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने यहाँ से लिया था, अगेन हम इसमें जाते हैं, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएं तो आपको टेक्स्ट है जो इसकी प्रॉपर्टी वो डिस्प्ले हो, ठीक है। अब हमने इस सारे में है जो जिस तरह हमें ये डिस्प्ले करवाना है, ये बेसिकली जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर्टी का नेम है, और ये है जो टेक्स्ट वन, ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है जो कि टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में हमने उधर से यहाँ से इसे ड्रैग करके तो यहाँ पर फॉर्म पे डिस्प्ले करवाना था। तो अब हमने ये करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जैसे ही बटन क्लिक हो तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ टेक्स्ट है जो वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। ऑब्जेक्ट का नेम है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अगेन हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो यहाँ से हमने उस जो हमारा होगा ऑब्जेक्ट उसका नाम लिखना है। डॉट डॉट है जो टेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट टेक्स्ट में जो हमारा कुछ टेक्स्ट है जो वो सेव कर लेगा और उसे वहाँ पर शो करवा देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेलकम। तो आप जैसे ही इसे आपने लिख लेना है, तो नीचे जो एंड सब है जो ये सब लाइन है जो ये कहती है कि इनसाइड इस मेथड के अंदर जो कोड था वो इतना ही, इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद हमने इसे एंड कर देना है। यहाँ पे ये लिखने के बाद आपने अगेन इसे हाइड करना है, और यहाँ से आपने इस प्रोजेक्ट को फॉर एग्जाम्पल हम रन करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से रन करें। रन करेंगे तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि इसमें क्या वो टेक्स्ट जो हमने लिखा है वो डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया तो इसने उसमें जो टेक्स्ट है जो वो डिस्प्ले करवा दिया है। तो इस तरह कोई भी अगर आपने प्रोग्राम लिखना है तो आप इसमें आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है आपने उसके डबल उस पर जो कमांड लाइन होगी उसके उस पर डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पर उसका जो कोडिंग एनवायरनमेंट है जो वो शो हो जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हमने चेक कर ली हैं,
अगर आपने प्रोजेक्ट को पास करना है या फिर अगेन रन करना है, तो ये हमने अभी ये चेक कर लिया है, ठीक है। अब हमने इस प्रोजेक्ट को अगर सेव करना है, इसे सेव आपने किस तरह करना है, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और इसे आप कंट्रोल प्रेस कर लें, नहीं तो आप यहाँ से सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सेव प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें आ जाएगा कि आप इसका नेम है जो यहाँ से दे लें, ठीक है। तो हम इसे दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 2, ठीक है। यहाँ से आपने इसे सेव कर देना है। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी लोकेशन है जो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जिस फोल्डर में आपने इसे यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर फोल्डर है जो वो क्रिएट करके फोल्डर उसमें भी इसे रख सकते हैं और लेटर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे सेव करते हैं। फॉर्म सेव हो गया। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है हमने इसे भी सेव करना है, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो हम इसे प्रोजेक्ट 1 2 का नाम दे दें। यहाँ से आप नो कर देना है। तो ये थी कि हमने प्रोग्राम किस तरह लिखना है और उसको हमने रन किस तरह करना है, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं जो वो हमने किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से बटन है जो इसकी हमने इस पर है जो हमने कुछ स्टाइलिंग करनी है या इसकी प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है, तो यहाँ से हम जो ब्लैक कलर है कोशिश कर लें चेंज करने की। तो बेसिकली ये फॉर्म सिलेक्टेड है, तो इसने ये सारे फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर चेंज करती है। तो हम यहाँ से जो कमांड बटन है उसे सिलेक्ट करेंगे और अगेन हम ये जो फॉर्म सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर है जो वो हम चेंज कर देते हैं। और आपने किसी भी जिस भी कंट्रोल या ऑब्जेक्ट पे यूज़ करनी है, ये उसकी प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, तो आपने यहाँ से उसे सिलेक्ट करना है, तो वो प्रॉपर्टीज है जो वो सिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखें आप आपको इसकी डिफरेंट है जो फील्ड वो शो होंगी। फोर कलर कहते हैं फ्रंट कलर को और बैक कलर है जो वो उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसे हम जो फ्रंट कलर है उसे वाइट कर देते हैं, जो होगा उसका बैकग्राउंड कलर उससे हम वाइट कर देते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रोल जो होंगे आप उनका जो कलरिंग वगैरह है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगेन हम इसका एक दफ़ा इसे रन करके चेक करते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं और ये उसने जो हमने टेक्स्ट उसमें लिखा था वो उसने हमें शो करवा दिया। अगर आप यहाँ से इसको प्रोजेक्ट को पास कर स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। आप अगर इसे आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक भी हो जाएगा। हम अगेन इसे यहाँ से पास कर सकते हैं और आप इस तरह इसमें कोई भी फॉर्म है जो वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो चीज़ें हमने देख ली हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो किस तरह हम यूज़ करते हैं और उनको वैल्यूज़ हैं जो किस तरह असाइन करते हैं, ये चीज़ें जो अभी हमने चेक की हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंट है जो कंट्रोल मैंने अभी भी आपको बताया कि इनको यूज़ करते हुए हम कोई भी फॉर्म का लेआउट है जो वो डिज़ाइन कर सकते हैं या कोई भी विजुअल बेसिक में हम एप्लीकेशन है जो वो
हमने अगर उसका इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस हमने क्रिएट करना है, तो वो हम फॉर्म की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं और उस पर हम डिफरेंट जो कंट्रोल्स यूज़ करेंगे उसको यूज़ करते हुए हम उसका जो इंटरफेस है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यूज आ जाती हैं। तो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग वैल्यू में ये होता है कि इसमें जस्ट हम टेक्स्ट की फॉर्म में जो डाटा है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो बुलियन है इसमें या तो ट्रू होगा डाटा या फिर फॉल्स होगा। इसके बाद हेक्साडेसिमल में ये है कि फॉर एग्जांपल सम टाइम ये होता है कि अगर हमने उसका कलर चेंज करना है तो हम उसका डायरेक्ट नेम भी दे सकते हैं। अगर नेम नहीं देना तो आप यहाँ पर उसका जो कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है, जो डिफरेंट उसका जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर उसका कलर का कोड लिखेंगे तो वो कलर उसको असाइन हो जाएगा। जिस तरह अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये हेक्साडेसिमल में ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है जो वो इसकी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है फाइल नेम वैल्यूज। फाइल नेम वैल्यूज में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा ये फॉर्म है, तो यहाँ पर ये जो आइकॉन है जो इसे हमने चेंज करना है, तो इसकी एक फाइल नेम के नाम से उसका आइकॉन है जो स्टोर होगा। अगर हमने यहाँ से इसे न्यू है जो आइकॉन है वो इसके साथ अटैच करना है, तो हम वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म 1 चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ से देखते हैं कि ये है जो डिफरेंट आइकॉन है जो उसकी स्पेसिफिक एक्सटेंशन होगी। यहाँ पे JCO या .CUR उसकी एक्सटेंशन होगी। आप अगर उसका आइकन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये है जो फाइल नेम वैल्यूज है, यानी कि इसके साथ आप कोई भी फाइल है जो वो अटैच करवा सकते हैं। तो अभी हमने एक चीज देखी थी कि हम डिजाइनिंग टाइम पे वैल्यूज जो वो किस तरह के चेंज कर सकते हैं, और एक रन टाइम पे। फॉर एग्जांपल रन टाइम में ये है कि जब वो एप्लीकेशन है जो हम उसको रन करते हैं या प्रोग्राम हमने रन किया, तो उस टाइम हम किस तरह उसको उसकी जो वैल्यू है जो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मजीद इसने उसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ठीक है। उस पर एक कमांड का बटन है जो वो करें, और उसकी जो कमांड बटन है उसकी कैप्शन है जो क्लिक मी पे आपने सेट करनी है। तो यानी कि इसमें एक हम डिफॉल्ट एक डिजाइनिंग टाइम पे वैल्यू है जो वो साइन कर सकते हैं, और एक रन टाइम पे। इसके बाद उसने बोला कि आपने डबल क्लिक करना है उस बटन पे। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट है जो वो क्रिएट करते हैं, और यहाँ से हम ये बटन सेलेक्ट करते हैं, और इसकी कैप्शन उसने बोला आपने चेंज करनी है, हम ये कैप्शन चेंज करते हैं। तो इसके बाद इस बटन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने टाइप फॉर्म 1 डॉट, इसके बाद हमने फॉर्म 1 लिखना है, और उसके साथ हमने डॉट है जो वो लिखना है, फॉर्म 1। हाँ,
ये जो रन टाइम पे वैल्यूज हम इसको देते हैं, ये उस पर जैसे ही करेंगे जो उसकी वैल्यूज होंगी रन टाइम पे वो जो मिल सकती हैं, तो वो यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं जो वो डिस्प्ले हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने डॉट लिखा तो उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई थी। एक होती है डिजाइनिंग टाइम है जो उसको वैल्यू असाइन करना, और दूसरा है जो उसको रन टाइम है जो वो उसकी वैल्यू है जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है जो उनको चेंज करना। यहाँ से अगर हम देखें फॉर्म वन डॉट प्रॉपर्टीज, तो इसके साथ अगर हम लिखें डॉट, हम जितने जैसे ही प्रेस किया था तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज हैं जो आ गई थी। हम इसे यहाँ से करते हैं कैप्शन। तो कैप्शन में हम कोई वैल्यू है जो वो स्टोर करवाते हैं, कोई टेक्स्ट है जो उसे हम शो करवा लेते हैं। यहाँ से जस्ट हम इसे कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, रन टाइम प्रॉपर्टीज। तो अब हम अगर इसे रन करें तो वो देखते हैं कि हमें ये क्या रिजल्ट है जो वो हमें दे। तो पहले ये क्लिक में है, इसे हम करते हैं तो यहाँ पर इसका जो कैप्शन थी उसने उसे चेंज कर दिया। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बताऊं कि ये है जो ऑब्जेक्ट का नेम है और कैप्शन है जो कैप्शन डिफॉल्ट में जो जैसे ही हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, से यहाँ से ऐड करते हैं, तो ये है जो कैप्शन है। तो ये है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और जो हमने उसको वैल्यू है जो वो असाइन की है, यहाँ पर डॉट कैप्शन को हमने वैल्यू है जो वो असाइन कर रहे हैं, वो ये वाली हमने रन टाइम प्रॉपर्टीज है जो वो किया है। यानी कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो उसको ये वाली जो वैल्यूज है वैल्यू है जो वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था कि रन टाइम पे आपने वैल्यू उसको किस तरह देनी है। इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के मेथड। ये जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उनकी प्री डिफाइंड है जो वर्किंग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एक मेथड है जो जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंट है जो स्टेटमेंट है जो वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट और मेथड है जो उसको किस तरह से यूज करना है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट बेसिकली यही है जो अभी हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा था कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे क्लोज करते हैं, अगर हम जस्ट यहाँ पे लिखें ना प्रिंट हेलो, तो ये जो एक मेथड नेम है, ठीक है। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके इनसाइड डिफरेंट है जो वो स्टेटमेंट होती है, ठीक है। वो डिफरेंट स्टेटमेंट सिंपल प्रिंट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, या फिर इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनको वैल्यू साइन होगी। तो वो इस कोड के अंदर इस मेथड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। वो स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगी जब हम उस मेथड या उस मेथड को कॉल करेंगे। मेथड को कॉल किस तरह करेंगे, जब फॉर एग्जांपल हम उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो मेथड है जो वो कॉल होगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि आपने पहले उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, ठीक है, जिस तरह हमने पहले टेक्स्ट बॉक्स है जो वो देखा था। तो वो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का नेम हो गया।
और मेथड नेम है जो यहाँ पर मेथड नेम है जो हम दे सकते हैं। मेथड नेम में कुछ प्री डिफाइंड मेथड नेम भी हैं, वो हम देखते हैं इसमें। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि हमने फॉर्म है जो उसको किस तरह हैंडल करना है। ये चीज़ें सारी हैं जो हमने देख ली हैं कि हमने उसका कलर किस तरह चेंज करना है, या फिर उसकी जो उसमें कुछ टेक्स्ट है, लेबल है, जो उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह हैंडल करना है, उसकी ऑब्जेक्ट के इमेज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, और मेथड है जो वो क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देख ली हैं। इवेंट प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि एक पीस ऑफ कोड है जो कि एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी इवेंट है जो वो आकर होता है। इसके बाद मैनेजिंग फॉर्म का ये भी हमने देख लिया, फॉर्म के कौन कौन से हैं जो पार्ट्स होते हैं ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद कैप्शन है जो वे ये भी देख लिया है। इसके बाद फॉन्ट, फोर्थ कलर, ये चीज़ें भी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है। ये भी सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब फॉर्म में डिफरेंट है जो वो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और कॉमन इवेंट्स हैं जो वो उस टाइम आकर होते हैं जब यूजर है जो वो क्लिक करता है या फिर डबल क्लिक करता है, तो इवेंट है जो उसके साथ एसोसिएट होता है वो इवेंट उस टाइम पे आकर हो जाता है। यहाँ पर इवेंट की हैं जो डिफरेंट स्टेट्स हैं। इनिशियलाइज में ये होता है कि फॉर्म लोड होने से पहले, यानी कि जैसे ही हम यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्म डिस्प्ले नहीं हो जाता। तो फॉर्म को डिस्प्ले होने के लिए भी इसके बैक एंड पे कुछ वर्किंग हो रही होती है। तो उसके लिए पहले वो इनिशियलाइज करता है और फॉर्म के जो उसकी लाइब्रेरीज होती हैं उनको आपस में वो कॉन्फ़िगर कर देता है। इसके बाद आ जाता है लोड। दिस इवेंट occurs when the form loads and before it appears on the screen. Loads event occurs after initialize event. This is the most commonly used event. वो ये कह रहा है कि लोड का जो इवेंट है उस टाइम आकर होगा जब उसकी इनिशियलाइजेशन है, इवेंट की इनिशियलाइजेशन है जो वो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने वो फॉर्म या उस बटन पर क्लिक करना है, तो उसके लिए पहले फॉर्म, उसके लिए जो फॉर्म है उससे पहले इनिशियलाइज होना चाहिए, यानी कि उसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो आपस में कॉन्फ़िगर्ड होंगी। इसके बाद वो फॉर्म लोड होने के लिए रेडी हो जाएगा, तो ये इवेंट है जो तब होगा। इसके बाद आ जाता है एक्टिवेट। एक्टिवेट है जो इवेंट उस टाइम आकर होता है जब फॉर्म या विंडो हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है। जिस तरह जैसे ही हम कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमें हमारे पास इस तरह से जस्ट है उसकी है जो विंडो ओपन हो जाती है, तो इसे एक्टिवेट कहते हैं। अगर ये विंडो यहाँ पर नहीं हमें शो हो रही तो इसे डीएक्टिवेट का जो इवेंट है वो डिनोट करेंगे। और ड्रैग ड्रॉप, दिस इवेंट occurs when a drag operation over the form completes. यानी कि ड्रैग ड्रॉप ये है कि यहाँ से जैसे ही हम कोई भी टूल जो कंट्रोल है यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग ड्रॉप का इवेंट है, ठीक है। इसके बाद ड्रैग ओवर, दिस इवेंट occurs ड्यूरिंग अ ड्रैग ऑपरेशन ओवर द फॉर्म, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप ये है कि जब हम उस पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप इवेंट ये नोट करता है कि जैसे हम उस पर कोई ड्रैग ड्रॉप का
जो प्रोसीजर है या उस पर कोई चीज़ ड्रैग कंप्लीट कर देते हैं तो ये ड्रैग ट्रांसफर होगा। ड्रैग ओवर इसमें ये है कि आप उस ड्यूरिंग कंडीशन में आपने अभी वो इवेंट है जो वहाँ पर आप कोई अगर कंट्रोल है जो डिस्प्ले करवा रहे हैं वो भी आपने कंप्लीट नहीं किया। इसके बाद आ जाता है रीसाइज। दिस इवेंट occurs when the user resize the form. फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसे करें तो ये रीसाइज हो सकता है, डबल क्लिक करेंगे तो ये उसका साइज अगेन चेंज हो जाएगा। ये डिफरेंट है जो इसके इवेंट है जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने की अप की या की डाउन की, टर्मिनेट। इसके बाद यहाँ पे आ जा रहा है टर्मिनेट। दिस इवेंट occurs when all the instances of form are removed from a memory। जब भी ये फॉर्म हमें शो हो रहा होता है तो इसकी वैल्यूज हैं जो ये बैकएंड पे हमारी जो रैम होती है उसमें सेव हो रही होती हैं, ठीक है। और टर्मिनेट कब होता है, जब हम उधर से मेमोरी से इसे रिलीज कर देंगे, यानी कि इस को हम क्लोज कर देंगे। और अनलोड, ये इसके डिफरेंट इवेंट है। ये अनलोड कब होगा, जब हम एक स्टेटमेंट उसे देंगे अनलोड की, तो वो फॉर्म है जो अनलोड होगा। जिस तरह लोड हुआ है कन्फिगरेशन उसकी हो या इनिशियलाइजेशन के बाद, तो वो रेडी हुआ है डिस्प्ले होने के लिए, ठीक है। इसी तरह ये बैक पे भी उसी तरह जाएगा, पहले लोड पे जाएगा फिर इनिशियलाइजेशन पे गया तो वहां से ये टर्मिनेट है जो वो हो जाएगा। Query unload. Query unload event determines how a form was closed. It occurs before unload event. अब जब अनलोड होना है इसने फॉर्म ने, तो फॉर्म के अनलोड होने से पहले एक क्यूरी अनलोड का जो इवेंट है ये भी कॉल होगा, यूज होगा। और जो इवेंट हम यूज जो इवेंट हम जिस इवेंट को हम यूज कर रहे हैं तो वो इवेंट है जो वो क्लोज हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से ये जो कोड हमें शो करवा रहा है कि फॉर्म है जो वो किस तरह अनलोड मोड में ट्रांसफर हुआ है या किस तरह अनलोड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइवेट सब फॉर्म क्यूरी अनलोड, ये उसका जिधर से हमने क्लिक वो उसके बैकएंड पे गए हैं तो उधर से हमें ये चीज़ें जो शो हो रही थी। तो आप अगर उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सेम ये कोड वहाँ पे लिख के तो आप इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि रीसाइज है जो वो किस तरह होगा। आपने ये वाली जो एग्जांपल्स आपके साथ सामने साथ साथ आ रही हैं, आप बेशक इन्हें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे रन करके चेक कर सकते हैं। फॉर्म के यहाँ पर डिफरेंट है जो मेथड है। यहाँ पर फॉर्म है जो ये कह रहा है कि इसके डिफरेंट मेथड है। एक है CLS, इट्स मीन के क्लियर स्क्रीन, ठीक है। जब ये मेथड कॉल होगा तो स्क्रीन है जो वो क्लियर होगी, या फिर जो भी फॉर्म पे चीज़ें टेक्स्ट है, बटन है या जो कुछ भी है, जब हम बटन प्रेस करें तो वो ये मेथड कॉल होगा तो वो
क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हाइड है, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर जब फॉर एग्जांपल हमने बटन है जो उस पर ये लिख दिया है, ये मेथड है जो अप्लाई करते हैं, तो जैसे ये मेथड कॉल होगा तो फॉर्म है जो वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद लोड आता है, दिस मेथड लोड्स द फॉर्म इन द मेमोरी बट डज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जिस तरह इनिशियलाइजेशन के बाद पहले हमने ये इवेंट है जो वो देखे हैं इवेंट प्रोसीजर, तो उसमें इनिशियलाइजेशन के बाद वो लोड होता है, और इसी तरह यहाँ पर भी वो लोड होगा बट स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद शो का मेथड है, दिस मेथड लोड द फॉर्म इन द मेमोरी एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। जो लोड है इसमें जस्ट वो मेमोरी में इसे लोड करता है, मेमोरी से इसे लोड करता है, बट जो शो है ये मेमोरी से लोड करके उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा देता है। इसके बाद अगर प्रिंट की हम फॉर्म को हमने प्रिंट करना है तो इसे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसके साथ उन्होंने यहाँ पर उसका बताया हुआ है कि किस तरह हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमने क्लियर स्क्रीन का यूज़ करना है, तो फॉर्म यानी कि यहाँ पर देखेंगे हमारे फॉर्म का नेम है form.clc। ठीक है, क्लियर स्क्रीन यहाँ पर यानी कि जो कैप्शन फॉर्म की होगी आपने वो लिखनी है, और इसके साथ उसका मेथड यानी कि ऑब्जेक्ट नेम और साथ उसका मेथड नेम। थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि इसको किस तरह यूज करते हैं। इसी तरह हाइड है, form.hide। तो अभी हम अगेन यहाँ से चेक करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से एक कमांड हम वो लेते हैं और ये इस पे क्लिक नहीं करना था। हम इस पे क्लिक करें तो फॉर्म का नेम क्या है हमारे का, form1। देखते हैं कि ये इस तरह से वर्क करेगा या नहीं। form1 डॉट यहाँ से उसके जो ये देखें क्लियर स्क्रीन, या फिर अभी हम इधर से वो देखते हैं डॉट हाइड का जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं। ये जैसे ही हमने इस पर ये हाइड का मेथड है जो यूज़ किया है, तो ये देखें जैसे ही ये बटन प्रेस होगा तो वो जो फॉर्म है वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे स्टॉप करते हैं और अगेन यहाँ से आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो आपने उस बटन के बैकएंड पे जाना है और यहाँ पर आपने उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है और साथ उस मेथड का नेम। तो इस तरह से इसकी जो वर्किंग है मेथड्स की आप चेक कर सकते हैं। ये हमने देख लिया है। ये आगे एक एग्जांपल दी हुई है, तो आप इसे जो बेशक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सिंपली उसने 3 जो कमांड के बटन लिए हैं, ठीक है,
ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट। तो जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने उस पर प्रिंट की कमांड देनी है, प्रिंट लिखना है और साथ उसके ITC या जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्लिक का इवेंट। इसके बाद ऐड द फॉलोइंग कोड इन क्लिक इवेंट ऑफ CMD क्लियर बटन। ठीक है, इसके बाद हमने क्लियर का जो बटन है वो यूज़ करना है। और 3 बटन हमने जैसे ही कर लिए तो यहाँ से हमने उस पर क्लिक किया क्लियर के बटन पे। तो इसके बाद आपने फॉर्म का नेम यानी कि ऑब्जेक्ट नेम हमारा फॉर्म 1 है .CSC क्लियर स्क्रीन। इसको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही हम अगर क्लियर के बटन के प्रेस करेंगे तो ये जो हमने प्रिंट करवाया हुआ है ITCS, तो ये उधर से डिस्प्ले हो जाएगा, सॉरी उधर से क्लियर हो जाएगा और मूव हो जाएगा। और अनलोड करेंगे तो फॉर्म है जो और अपनी डिफ़ॉल्ट कंडीशन में चला जाएगा, उस पर कुछ भी है जो वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने बटन है जो वो यूज़ किया था। जैसे प्रिंट करेंगे तो उस पर ये टेक्स्ट शो होगा। तो इस तरह से ये जो मेथड्स हैं वो वर्क करते हैं। ये साथ और कोई इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आपने उसकी विड्थ है जो वो किस तरह क्रिएट करनी है या इंक्रीज करनी है। ये आपने जस्ट उसमें जाके फॉर्म कोई है जो क्रिएट करना है और उस पर आपने जस्ट जिस तरह ये एग्जांपल में उसने शो करवाया है 4 बटन है जो आपने शो करवाने हैं, हाइट इंक्रीज, हाइट डिक्रीज, विड्थ इंक्रीज और विड्थ डिक्रीज। तो आपने जो होगा हाइट इंक्रीज वाला, आपने उस बटन पे डबल क्लिक करके उसमें ये कोड है जो आपने लिखना है form1.height। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो उसकी जो आप ये बटन प्रेस करेंगे तो उसकी जो फॉर्म की हाइट है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर आप उसकी डिक्रीज करते हैं तो यहाँ से फॉर एग्जांपल form1.height हमने इसको एक्सेस किया है, form1.height सेम वही हाइट है उसमें जब बटन यानी कि इस ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करवा रहे हैं form1.height + 50, यानी कि फॉर्म की जो डिफ़ॉल्ट हाइट होगी उसमें 50 है जो प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर डिक्रीज करना है तो यहाँ से हमने उसमें जस्ट है जो माइनस है जो 50 कर देना है तो उसमें से ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर उसकी विड्थ करनी है तो विड्थ भी सेम एज इट, जस्ट आपने विड्थ लिखना है उसके प्लस और उसके बाद 50 कर देना है तो उसकी विड्थ है जो वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद और यहाँ पर इसके कुछ हैं जो यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप वो एग्जांपल्स हैं जो वो चेक कर लीजिएगा। ये इवेंट्स हैं, सॉरी ये फाइल आई थिंक रोटेट हो गई थी तो इसे हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यानी कि ये हैं जो उसकी एग्जांपल्स हैं। की डाउन करेंगे तो क्या होगा कि अप करेंगे, यानी कि ये जो एरोज हैं, ठीक है, ये इन एरोज के रेलिवेंट इधर एग्जांपल्स हैं। तो कॉमन माउस इवेंट्स हैं, इसके बाद वो क्या हो सकते हैं, क्लिक हो सकती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन इवेंट ऑफ अ माउस, दिस इवेंट occurs when the user presses the left button of the mouse, यानी कि आप जो जब लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये जो इवेंट है ये आकर होगा। और इसकी स्टेटमेंट जिस तरह हम लिखते आ रहे हैं उसी तरह डबल क्लिक करना है तो आपने उसमें डबल
डबल क्लिक है जो उसे सिलेक्ट करना है, माउस डाउन करेंगे, ठीक है। व्हेन द यूजर क्लिक्स विद द माउस दिस सेक्शन टेक्स प्लेस इन टू पार्ट्स, वन इज प्रेजेंटिंग द माउस एंड द सेकंड इज रेजिंग द माउस। यानी कि जैसे ही हमने किसी चीज पे क्लिक किया है तो हमने एक दफा तो हमने उसे प्रेस किया और देन हमने उसे रिलीज भी करना है। तो इसके लिए जो माउस डाउन के लिए जो मेथड है सॉरी इवेंट, वो उसका सिंटैक्स है जो वो ये होगा, प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम अंडरस्कोर माउस डाउन बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज सिंगल, वाई एज सिंगल। यहाँ पर यानी कि ये डिफरेंट है, जो बटन के हमने नाम दे, शिफ्ट अगर प्रेस करता है तो क्या होगा, या इसके कम्बिनेशन के साथ यूज करता है तो वो क्या होगा, ये इसका डिफॉल्ट में है, आपने इसे इसी तरह करना है। इसी तरह ये माउस अप का है और माउस मूव का भी है। माउस अप इवेंट अगर व्हेन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज बीइंग रिलीज्ड, जब हमने प्रेस किया था तो वो माउस डाउन था, जैसे ही हमने इसे रिलीज किया तो ये माउस अप हो जाएगा। माउस मूव दिस इवेंट आकर व्हेन द यूजर मूव द माउस, यानी कि इसे जिस तरह मैं यहाँ से इसे मूव कर रहा हूँ तो ये भी मूव हो रहा है। तो ये इवेंट कब अकर होता है, इसका सिंटैक्स है जो ये इवेंट अकर हो तो क्या हो, उसकी स्टेटमेंट आपने इस तरह इसमें लिखनी है, प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम अंडरस्कोर माउस मूव बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर। इसके बाद आगे एक एग्जांपल है जो वो दी हुई है, तो हम एक एग्जांपल मजीद करते हैं। यहाँ से न्यू में जाते हैं, सेव नहीं करेंगे इसे, ओके पे करेंगे और इस तरह का जो सेम एज इट है जो हम एक लेआउट वो क्रिएट करते हैं, एक एक्स और एक वाई की वैल्यू और साथ उसके टेक्स्ट वन। तो इसे हम करेंगे जाते हैं और देखने पहले टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू एंड दिस वन टेक्स्ट थ्री। यहाँ से इसे जो ये इनकी पोजीशन है जो हम नीचे कर देते हैं, टेक्स्ट वन इधर आ जाएगा, टेक्स्ट टू इधर, टेक्स्ट थ्री इधर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं वो क्या कह रहा है, एड द फॉलोइंग कोड इन क्लिक इवेंट ऑफ द फॉर्म। यहाँ से हमने फॉर्म का जो क्लिक इवेंट है उसको सिलेक्ट करना है और उसमें हमने ये ऐड करना है। वो किस तरह से होगा, यहाँ से हम उसका क्लिक है जो वो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम देखते हैं कि क्लिक इवेंट में क्या हो, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट और इस पे जस्ट आपने क्लिक करना है। इसके इनसाइड में हम लिखेंगे टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट और ये
इक्वल और वैल्यू है जो वो हम सेव करते हैं क्लिक, ये हो गया। इसके बाद ऐड द फॉलोइंग कोड इन डबल क्लिक इवेंट। इसके बाद हम डबल क्लिक इवेंट है जो उसे यहाँ से चूज करेंगे और उसमें हमने लिखना है text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसमें क्या वैल्यू है, इसमें हम लिखेंगे डबल क्लिक। तो एक और फॉर्म और ये कोड एलिमेंट है, तो उसे भी हम चेक कर लेते हैं कि उसमें माउस डाउन, ऐड द फॉलोइंग कोड इन द माउस डाउन इवेंट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही माउस डाउन का सेलेक्ट करेंगे तो ये उधर हमें शो करवा देगा, तो हम उसमें ये रिमेनिंग जो कोड होगा वो लिखेंगे माउस डाउन, ये डिफ़ॉल्ट में उसने जो उसे चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो उसका सिंटेक्स है जो फॉलो करके तो वो चेक कर लेता है। तो यहाँ से हम अगेन देखते हैं text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम माउस डाउन। तो इसके बाद ये जस्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद माउस मूव है, तो माउस मूव है जो ये भी हम लिखते हैं माउस मूव में टेक्स्ट इसके बाद माउस मूव टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं यानी कि एक्स है जो हॉरिजॉन्टली और टेक्स्ट थ्री डॉट टेक्स्ट, यहाँ से अगेन बैक जाएंगे और यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे हम वाई लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट है, ये वाले हैं text1 text2 ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स यूज किए हैं। text1 है जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट था, text2 है जो सेकंड, text3 है जो थर्ड। तो इसके बाद देखते हैं कि आगे एक माउस अप है जो उसका भी लिखा हुआ है। एक और इवेंट है, तो हम उसे भी यहाँ से लिख लेते हैं माउस अप। माउस अप जैसे ही करेंगे तो हमने यहाँ से टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट और यहाँ से इसे इक्वल करेंगे और यहाँ से इसमें हम डिस्प्ले करवा देते हैं वैल्यू जो वो हम करवाते हैं माउस
तो ये मज़ीद चेक करते हैं कि आगे रन द प्रोजेक्ट text will display message if the click double click इसके बाद माउस अप एंड माउस डाउन ऑफ द माउस after text 2 and text 3 will display the position of the mouse with respect to x axis and y axis। अब हमने क्लिक भी करना है और जो है पहले हम देख लें प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये देख लें जैसे हमने माउस को मूव किया है तो ये एक्स हमें क्या है कि आप इतने एक्स और एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहे हैं या वाई की तरफ हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली हो रहे हैं या हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं। फिर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो इसने बोला है कि आपने सिंगल क्लिक किया है। अगर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक किया है। इसके बाद अगर हम क्लिक करके इधर से मूव करते हैं तो ये कह रहा है माउस डाउन, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो इवेंट्स हैं जो वर्क करते हैं, आप इस तरह इसके साथ है जो वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फोकस। ए कंट्रोल विद फोकस इज द कंट्रोल दैट विल एक्सेप्ट यूजर एक्शन। द फोकस डिटरमाइन वेयर द नेक्स्ट एक्शन विल टेक प्लेस। फोकस है जो ये हमें बताता है कि नेक्स्ट है जो कौन सा एक्शन है जो वो परफॉर्म होगा या कौन सा एक्शन है जो यूजर का एक्शन है जो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद इसकी भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, बट हमने एक और आगे भी मूव होना है। तो ये हम यहाँ से नेक्स्ट है जो मूव होते हैं। इसके बाद मैंने आपको डाटा टाइप है जो बताया था, जो भी डाटा टाइप है जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और उन सेट जो वैल्यूज होती हैं उन पर डिफरेंट ऑपरेशन है जो वो परफॉर्म किए जाते हैं। डाटा जब भी हम सेव करते हैं तो उसकी डिफरेंट है जो टाइप होती है। तो इसी तरह ये चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 में मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम इसमें क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट डाउन की जाती हैं और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क है जो वो परफॉर्म करती हैं। कीवर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड होते हैं, वर्ड जिनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इनको किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइवेट है तो ये प्राइवेट शो दैट दिस पीस ऑफ कोड कैन ओनली बी यूज्ड इन द करंट फॉर्म, जो कि ये डिनोट करता है कि ये जो कोड है ये इसी फॉर्म में प्राइवेट मीन के इसी विद इन अ फॉर्म ही है जो ये रन होगा। इसके बाद सब है, ठीक है। इट शो दैट पीस ऑफ कोड इज अ सब रूटीन। Subroutine can be defined as a collection of instruction with a specific name. सबरूटीन वो जो कि ये डिफाइन कर रही है कि इसका स्पेसिफिक है जो कोई एक्शन होगा या स्पेसिफिक कुछ होंगी इसकी इंस्ट्रक्शन जो कि ये परफॉर्म करेगा। ये हमने पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये सबरूटीन है। ये सबरूटीन है जो इसको हम लेटर भी है जो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। डाटा टाइप है जो जब भी डाटा हमने स्टोर करना है तो उसकी डिफरेंट है जो टाइप होती हैं। तो ये आई थिंक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी, स्ट्रिंग, ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी। वेरिएबल है जो वेरिएबल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि कोई भी ये क्वांटिटी मीन के कोई टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, तो इसकी वैल्यू है जो वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो इसकी वैल्यू है जो वो चेंज हो सकती है।
तो इसमें हम वैल्यू है जो वो स्टोर करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये मेमोरी में कुछ स्पेस है जो वो ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें नेम ऑफ वेरिएबल मार्क्स, ठीक है, इट रेफर टू आइडेंटिफाई दैट रिप्रेजेंट ए मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये मेमोरी की लोकेशन है जो ये बताता है कि ये मार्क्स इसमें स्टोर होते हैं। एड्रेस ऑफ वेरिएबल इट रेफर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, ये उस मेमोरी की लोकेशन बताता है कि किस मेमोरी में वो सेम होगी। कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल इट रेफर द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किस रेफरेंस से हो रही है, ये मार्क्स के रेफरेंस से हो रही है या फिर जो एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 10 है जो भी स्टोर हो रही है वो किसके रेफरेंस के साथ हो रही है। ये चीज़ें हमने देखी थी लास्ट क्लास में भी, जस्ट हमने इनका थ्रू किया था कि वेरिएबल है जो हमने इसको किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसकी डिफरेंट है जो वैल्यूज होंगी और उसकी डाटा टाइप भी होगी। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डिम का जो कीवर्ड है ये यूज करते हैं। कीवर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में जिनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। यहाँ पर डिम का ये है कि ये मीनिंग है कि हम इसकी मेमोरी है जो उसको स्टोर करवा रहे हैं। वार नेम वेरिएबल नेम एज डाटा टाइप, डाटा टाइप है जो वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। ये हमने देखा था कि इस ये डिफरेंट है जो डाटा टाइप्स हम क्यों यूज करते हैं। वार नेम वेरिएबल का कोई भी नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम डिम मार्क्स एज डाटा टाइप है जो इसमें अगर हम मार्क्स है जो वो इंटीजर की फॉर्म में होते हैं तो हम उसे इंटीजर है जो वो डिनोट करते हैं। इसके बाद डिम एवरेज एज सिंगल, डिम एड्रेस या डिम एड्रेस एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है जो ये टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाने के लिए जो यूज की जाती है। बेसिकली जो डिम स्टैंड करता है इसका मीनिंग होता है डायमेंशन, ठीक है। तो ये यही डिनोट करवाते हैं कि हम इस कीवर्ड को जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू इसको वैल्यू है जो मेमोरी में वो स्टोर होगी। इसके बाद हमने जस्ट अगर हम इनको करैक्टर के साथ इनकी वैल्यू है जो वो स्टोर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर है तो इंटीजर की जगह पे हम अगर हमने मार्क्स है जो वो डिक्लेयर करने हैं, डिम मार्क्स एज, आगे उसकी हम डाटा टाइप है जो वो लिखते हैं, ठीक है, एज इंटीजर, ठीक है। तो बट डिम मार्क्स उसकी जगह पे डायरेक्ट है जो हम ये सफिक्स के साथ है, सफिक्स हैं जो इसके साथ हम वो भी डिनोट करवा सकते हैं और डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो हम देंगे तो वो उसको मिल जाए। अब एक शॉर्ट सी एग्जांपल मजीद हम करते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट हमने ओपन करना है, उसमें हमने एक नेम लेना है वेरिएबल और इसके बाद मार्क्स हैं जो लेने हैं और नेम है जो उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। यानी कि इसके बाद हमने ये देखा ही नहीं कि इसमें वैल्यू है जो हम किस तरह स्टोर करवाते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल मार्क्स है जो उनको वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे और साथ उसके जो उसकी वैल्यू है वो लिख देंगे इक्वल डालकर,
उसकी वैल्यू है जो वो आप दे देंगे। जो इंटीजर होता है वो एज इट ही हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। जो स्ट्रिंग का डाटा टाइप होता है उसको हम डबल कोट में लिखते हैं। तो हम मजीद इस एक एग्जांपल है जो यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से एक मजीद कमांड हम लेते हैं। यहाँ से आप इसकी कैप्शन चेंज करें, क्लिक, और इस पर डबल क्लिक करें तो ये हमें उस बटन के क्लिक के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने दो वेरिएबल्स हैं जो वो यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। डिक्लेयर मीन के हमने उनको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको वैल्यू है जो वो साइन करनी है, फिर इसके बाद हमने उसको डिस्प्ले भी करवाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिम जो कि उसका सिंटैक्स है, यहाँ पर हम वेरिएबल है जो वो साइन करते हैं डिम। यहाँ पे वेरिएबल का नेम और इसके बाद एज उसकी डाटा टाइप है जो वो हम लिखेंगे स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है जो उसकी डाटा टाइप होगी। इसके बाद डिम मार्क्स एज इंटीजर, ठीक है। ये वाली जो है जो हमने उसे दोनों वेरिएबल्स है जो हमने डिक्लेयर कर दिए। अब हमने नेम है जो उसमें स्ट्रिंग का वेरिएबल स्टोर करना, तो स्ट्रिंग है जो इसे हम डबल कोट्स में सेव करवाएंगे। जो मार्क्स होंगे उन्हें विदाउट स्ट्रिंग और इन्हें हम डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पे नेम इक्वल टू अली और इसके बाद मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स हैं जो इन्हें हम इन्हें हम डबल कोटेशन में नहीं, जो सैलरी है जो वो करवाएंगे 100 करवा देते हैं। तो प्रिंट में नेम, ये तो हमारा वो मेन है ना, ठीक है। अगर हम डबल कोटेशन में भी कोई साथ उसके प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी नेम, यहाँ पर नेम और यहाँ पर अगेन लिखेंगे एंड मार्क्स आर, और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। जस्ट हम फॉर एग्जाम्पल जो वेरिएबल में हमने ये स्टोर करवाया है हम उसे प्रिंट करवा देंगे नेम। इसके बाद अगेन प्रिंट की कमांड और साथ आगे उसके मार्क्स है जो वो लिख देंगे। तो इससे पहले ये हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसे रन करते हैं और क्लिक करते हैं। सॉरी, देखते हैं हम कि तो क्या इशू है। तो ये एरर भी है, तो इसमें कुछ एरर आ गया। तो हम ये सामने डिस्प्ले करवाते और इससे ये जो उसके मार्क्स हो जाए जो नंबर। सॉरी, वो मैं कंट्रोल सी, क्योंकि जब भी हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी एंडिंग है जो वो भी होनी चाहिए।
तो उसके लिए एंड सम वैल्यू वो लाजमी ये देखिए योर नेम इज एंड योर एंड मार्क्स आर ये हमें इसमें डिस्प्ले करना है। तो इस तरह से आप जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में ये होता है कि हम उसकी डाटा टाइप है जो वो डिक्लेयर नहीं करते, जस्ट डायरेक्टली उस वेरिएबल को लिखते हैं, उसमें वैल्यू है जो वो स्टोर करवाते हैं और उसको प्रिंट करवा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एन है, तो एन में हमने वैल्यू स्टोर करवाई है। चलिए इसी एग्जाम्पल में हम एक साथ इसके मजीद ऐड कर लेते हैं। यहाँ से इसे स्टॉप करेंगे और x इक्वल टू यहाँ पर हम अभी सॉरी अहमद और हम इसे करवा लेते हैं प्रिंट x। रन करते हैं, देखते हैं कि ये देखें आपने ये डायरेक्ट उसकी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हो गई। इसके बाद होती है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ठीक है, यानी कि उसमें हम जो वैल्यूज हैं इसको हम देख लेते हैं। स्पेसिफाइंग ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल बिफोर असाइनिंग ए वैल्यू। Specifying a particular type of variable before assigning a value to it, it is called explicit declaration. Implicit declaration is easy and useful, but it may create some problem. Suppose statement n is equal to 100, store 100 in n. इसमें कि अगर कोई implicit declaration है तो उसमें वेरिएबल n उसमें 100 हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, स्टोर 100 in n. The user may write print NN instead of print n because of typing mistake. In this situation, Visual Basic will declare two variables and n and nn. हाँ, इसमें वो ये कह रहा है कि जब भी अगर हम ये इम्प्लिसिट यूज करते हैं डिक्लेरेशन, तो उसमें अगर यूजर ने टू टाइम है जो वो प्रेस टाइप कर दिया प्रिंट एन एन, तो वो उनको दो वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, कंसीडर करेगा और एरर देगा कि आपने एक को डिक्लेयर किया और एक को डिक्लेयर ही नहीं किया, तो वो एरर देगा। डिक्लेयर मीन के वो उसकी वैल्यू है जो वो हमने दी नहीं, तो वो किस तरह से वो वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट है जो वो शो करवाएगा। इसके बाद जो एक्सप्लिसिट है, जो पीछे हमने देखा कि उसमें हम प्रॉपर है जो एक उसके टाइप भी वेरिएबल की देते हैं, तो इस तरह से इसकी वैल्यूज है जो वो असाइन की जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसे आप रहने दें, आगे मूव होते हैं। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, ये आपने चेक करनी है। ठीक है, प्रिंट एन और एन और इसमें आपने प्रिंट एन कर दें। ठीक है, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, क्योंकि एन ऊपर भी है और एन नीचे भी है, तो इस तरह से जो मैं आपसे कह रहा था कि ये एरर देगा, तो ये इस तरह से एरर देगा। अब अगर हम इसे इस तरह से करें डिम एन एज इंटीजर प्रिंट एन, तो ये मार्क्स हैं जो यानी कि प्रिंट ये जो 100 है इसे डिस्प्ले करवाएगा, एरर नहीं देगा।
इसके बाद आ जाता है इसके बाद आ जाते हैं वेरिएंट। सॉरी, इसके बाद यूजर डिफाइंड वेरिएबल या के यूजर डिफाइंड डाटा डाटा टाइप, इसको हम देखते हैं। द बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल इज यूज टू स्टोर सिंगल वैल्यू, यानी कि जो सिंगल वेरिएबल होता है उसमें हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप डिम मार्क्स एज इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें जो मार्क्स हैं उसको सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रिंग है तो आप उसमें सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू जो वो स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें एक वेरिएबल में हम मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो करवाना चाह रहे होते हैं स्टोर। ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इज कॉल्ड रिकॉर्ड, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज हैं जो या वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करें तो उसे जो कहते हैं रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड में कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि उसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं जो वो होंगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टाइप, यहाँ पर आपने टाइप उसकी लिखनी है। इसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर आप माई टाइप जो वो लिख देंगे और आगे उसकी वैल्यू ए एज इंटीजर, बी एज स्ट्रिंग एंड सी एज डबल। तो इसके बाद यहाँ पर आगे इसमें कोई एक एग्जांपल भी दी होगी, तो आप इस तरह से इसे है ना जो वेरिएबल इसको इसकी डिक्लेरेशन है जो वो कर सकते हैं। इसके बाद ये आगे मजीद कुछ एग्जांपल है जो वो आ गई है। तो इसमें ये है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आर, और उसे आपने रिकॉर्ड के नाम से उसकी जो डाटा टाइप है, यानी कि जो अभी हमने देखा उसमें मल्टीपल है जो हमने वो रिकॉर्ड सेव करवानी है, तो उसे हम आर है जो वो कहेंगे। ठीक है, आर डिक्लेयर कर दिया हमने, आर डॉट रोल नंबर इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो इसे हम करते हैं रन इस प्रोग्राम को भी, आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए एक कमांड बटन हम जो वो ले लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसकी कोडिंग वाली साइड पे चलेंगे। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल है जो वो करना है डिक्लेयर डी मार्क एज ये हमने स्टोर करवा दिया वेरिएबल। इसके बाद हमने रोल नंबर है जो उसे एक्सेस करना है आर डॉट रोल आर डॉट आर एन इज इक्वल टू। इसके बाद हमने
इसके बाद हमने यूज़र से जो वो रोल नंबर लेना है, तो वो हम इनपुट बॉक्स की फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ से हम इक्वल टू में साथ उसके लिख देते हैं इनपुट बॉक्स, यानी कि उधर से एक इनपुट आएगी। तो यूज़र है जो उधर अपना अपने मार्क्स है जो वो एंटर करेगा। इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स लिखेंगे। इसके बाद वो अपना जो हम उसे उसे डिस्प्ले करवाएंगे रोल नंबर, यानी कि जो उसे हम एंटर करवाएंगे। एंटर रोल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है जो वो नेम है जो वो हम उसे इनपुट बॉक्स के फॉर्म में लेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं जो हम एट द एंड है जो ये डिस्प्ले भी करवाएंगे। इसी तरह नेम और मार्क्स हैं जो वो भी, और रोल नंबर भी हम प्रिंट करवाएंगे। और अब नेम और मार्क्स, नेम एंटर रोल, इसके बाद मार्क्स एंटर योर, एंटर योर मार्क्स। ठीक है। तो अब हमने ये डिफरेंट 3 इनपुट्स हैं जो वो यूज़र से लेनी है। उसका रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ये लेने के बाद हमने इनको डिस्प्ले भी करवाना है। तो इसे हम एक प्रिंट की कमांड देंगे। प्रिंट डबल कोटेशन में लिखेंगे, सॉरी, रोल नंबर। और आगे साथ इसके हमने उसका जो रेफरेंस होगा वो हमने देना है। तो रेफरेंस हम किस तरह से देंगे, ये आपने ये जो एंड लिखते हैं, ठीक है, ये वो वाला आइकन है। रेफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे आर डॉट आर एन ओ, ये रोल नंबर के लिए। और इसके बाद सेम इसी तरह नेम और मार्क्स पे। प्रिंट नेम, इसके बाद अगेन वो साइकन साइन डालेंगे और आर डॉट, यानी कि इस एक वेरिएबल में जो जो कि हमने पहले अभी देखा, हम मल्टीपल हैं जो रिकॉर्ड वो सेव कर रहे हैं और हम इन्हें डिस्प्ले करवाएंगे। आर डॉट नेम, आर डॉट नेम, और सेम इसी तरह प्रिंट डबल कोटेशन में लिखेंगे उसके मार्क्स। मार्क्स कौन से होंगे जो यूज़र एंटर करेगा। जैसे हम रन करेंगे आपको इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो रेफरेंस और साथ आर डॉट
मार्क्स, इसे यहाँ से रन करते हैं। सॉरी ये एरर आ गया है, तो हमने इसे देखना है कि हमारा इशू क्या है। वेट देखते हैं। इनपुट बार, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। R.NO ये भी ठीक है ठीक है। चलिए हम इसे कंपैरिजन कर लेते हैं। dim R as हम इसे देखें तो कंपैरिजन इसके साथ करें तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी इशू 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 और name marks and or not marks, ये हम देखेंगे कि इसमें क्या इशू है। बट अगेन हम इसे स्टॉप करते हैं और इसे यहाँ पर दो इनपुट्स हैं जो वो देनी चाहिए थी, पर ये नहीं दे रहा। रन द प्रोजेक्ट and click the button. The input box will appear. Input value the result will be. सारी चीजें ठीक लिखी हैं, फिर भी पता नहीं क्या इशू दे रहा है ये। चलें इंशाल्लाह बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में है जो वो देखेंगे, और इस इशू को भी लास्ट पे आपको मैं इसका सोल्यूशन है जो बताऊंगा कि ये कोड क्यों नहीं रन हुआ। अल्लाह।